तो एक बारी जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको डायरेक्टरीज जो हैं वो सेट करनी है। तो डायरेक्टरी सेट करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और ऑप्शंस में हमें जाना है डायरेक्टरीज पे। शॉर्टकट की है, आपको ऑल्ट ओ प्रेस करना है, फिर डी प्रेस करना है, तो आप डायरेक्टरीज पे आ जाओगे। और अगर माउस सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है। कॉलेज हो सकता है कि थोड़े दिन में ओपन हो जाए, तो वहां पे हम टर्बो C++ नहीं बल्कि टर्बो C2 सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो कीबोर्ड और माउस दोनों की सब लोग प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको कॉलेज में इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ये सेम चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कही थी। अब सबसे पहली चीज डायरेक्टरी को सेट करना। अब टर्बो C++ जो है उसमें एक बारी जो हम पाथ सेट कर देते हैं वो फिक्स हो जाता है, वो बारी बारी चेंज नहीं होता। ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग्स वाला प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। कॉलेज में जब हम टर्बो C2 सॉफ्टवेयर को काम में लेंगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो जितनी बार भी आपका सिस्टम शटडाउन होके वापस से वो स्टार्ट होगा, वापस से हर बारी आप जब सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे तो हर बारी आपको ये इंक्लूड, लिब और आउटपुट डायरेक्टरी का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो हमारे सारे पाथ सही हैं, तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पे जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। तो हमारी जो ये न्यू फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए छोटे से एरिया में आ रही है, तो अब बस हमें इस एरो पे क्लिक करना है, तो हमारा जो फुल स्क्रीन हो जाएगा, जो ये ब्लू एरिया है, वर्किंग एरिया जो। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कभी कभी बाय डिफॉल्ट कुछ कोड आता है इसके अंदर। तो कोड को डिलीट करने के लिए, एक एक लाइन को डिलीट करने के लिए हमें कंट्रोल वाई प्रेस करना है, पूरा कोड हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला डायरेक्टरीज को सेट करने के बाद जो सेकेंड चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको फाइल को सेव करना है। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को कहा था कि जो फाइल होती है, अगर सिस्टम शटडाउन हो जाता है और फाइल सेव नहीं है तो आप उसको रिकवर नहीं करवा पाओगे। तो फाइल में जाके हमें बस सेव पे क्लिक करना है या फिर F2 शॉर्टकट की है, दोनों में से आप कुछ भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेव डायलॉग बॉक्स हमारे पास में आ जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट जो पाथ आ रहा है उसको हमें हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है वो है cprogs नाम का फोल्डर, तो हम अपनी सारी फाइल वहीं पे सेव करेंगे ना। देखिए यहाँ पे जो हम पाथ अभी मेंशन कर रहे हैं, यानी कि जो फाइल को सेव करने का पाथ मैं मेंशन कर रही हूँ, ये वो फाइल है जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, यानी कि सोर्स कोड लिखेंगे। इस सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद जो हमारी ऑब्जेक्ट कोड की फाइल बनती है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, उसका पाथ हम सेट करते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही सेव हो जाएंगी। जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी वो इसके अंदर सेव होगी, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी वो भी इसके अंदर सेव होगी। अब जो सोर्स कोड वाला प्रॉब्लम होता है वो हमें यहाँ पे जाके स्पेसिफाई करना होता है। फाइल के अंदर हमें सेव में जाके फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा। अब कहाँ पे हमें सेव करना है? सी ड्राइव के अंदर जो हमारा टर्बो C3 फोल्डर है उसके अंदर हमारा cprogs नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमें फाइल सेव करनी है। अब यहाँ पे अगर हम फोल्डर के अंदर ट्रैवर्स करते जाते हैं तो बैकस्लैश को ही हमें काम में लेना होता है। तो इस सी डायरेक्टरी के अंदर टर्बो C3 फोल्डर है, इसके अंदर cprogs फोल्डर है। अब इसके अंदर हमें हमारी फाइल को क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे MSG करके एक फाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे सिर्फ फाइल को क्रिएट करना समझ में नहीं आएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझेगा नहीं कि ये फाइल है क्या, फाइल किस टाइप की है। तो यहाँ पर हमें इस फाइल के नेम के साथ साथ इस फाइल का एक्सटेंशन यानी कि .c भी मेंशन करना होगा, वरना ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी फाइल को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्योंकि हम टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को काम में ले रहे हैं तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन CPP देता है, लेकिन हमें जो सारी फाइल सेव करनी है उनका एक्सटेंशन .c होगा। और इसी तरीके का पूरा पाथ आपको स्पेसिफाई करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है या फिर ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तब देखिए टर्बो C3 फोल्डर के अंदर cprogs फोल्डर के अंदर हमारी msg.c नाम की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी। तो डायरेक्टरीज हमारी सेट हो चुकी हैं और हमारा फाइल भी सेव हो चुका है। अब फाइल का क्रिएशन हमें करना क्या है? देखिए सबसे पहला जो फाइल का स्टेटमेंट होता है वो होता है हेडर फाइल्स के लिए।
मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जब पाथ वाला कंसेप्ट बताया था तब मैंने ये कहा था कि जो हमारे पास में इंक्लूड और लिव फोल्डर होते हैं, ठीक है, इंक्लूड और लाइब्रेरी फोल्डर जो होते हैं, उनके अंदर की बहुत सारी हेडर फाइल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हम सारी हेडर फाइल्स को थोड़े ही काम में लेते हैं, हम तो कुछ ही हेडर फाइल्स को काम में लेंगे। तो कौन सी हेडर फाइल को हम काम में लेने वाले हैं उसका नाम हमें प्रोग्राम में सबसे पहले मेंशन करना होता है। अब उसे लिखने का तरीका क्या है, सब लोग ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले हमें हैशटैग का जो सिंबल होता है हैश, वो लिखना है। उसके बाद हमें लिखना होता है इंक्लूड। इंक्लूड के बाद यहाँ पे लेस देन का सिंबल हमें लगाना है। उसके बाद stdio.h और ग्रेटर देन का सिंबल। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, stdio.h नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है, जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, वो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी हेडर फाइल्स है, मैंने पहले भी कहा था, उनका एक्सटेंशन होता है .h। अब यहाँ पे ये stdio क्या है, stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये करती क्या है हेडर फाइल, देखिए हमें जितना भी इनपुट रिलेटेड काम करवाना है, जैसे कि यूजर से इनपुट लेके कुछ काम करवाना हो या फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पे कुछ काम करवाना है, दोनों से रिलेटेड जो हम स्पेशल वर्ड्स को काम में लेते हैं, उन सारे वर्ड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस हेडर फाइल के अंदर लिखी हुई होती है। तो जब भी हम आउटपुट को डिस्प्ले करवाने का काम करेंगे तब भी हम इस हेडर फाइल को काम में लेंगे, जब भी हम यूजर से इनपुट लेने का काम करेंगे तब भी हम इस हेडर फाइल को काम में लेंगे। तो हैश इंक्लूड, लेस देन का सिंबल, stdio.h और ग्रेटर देन का सिंबल, दैट इज द वेरी फर्स्ट हेडर फाइल। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हुआ स्पेशल वर्ड्स के लिए जो हम लिखेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पे एक और लाइन लिखना होता है जो कहलाता है void main। अब यहाँ पे void का मतलब क्या है ये हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। मेन यहाँ पे क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, फंक्शन का मतलब होता है कोड, वो कोड जो पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर हमें प्रोवाइड करवा दिया गया। तो यहाँ पे जो मेन है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड जिसका मतलब हेडर फाइल्स के अंदर मेंशन्ड है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो इस मेन वर्ड को सर्च करता है। तो उसका जैसे ही वो सर्च करेगा और उसे मेन वर्ड मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इस मेन वर्ड के बाद जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो हमारा प्रोग्राम है। तो हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो कहलाता है मेन। अब मेन भी एक तरीके का फंक्शन होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, और फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हर बारी किसी भी तरीके के नेम के बाद ये पैरेंथेसिस जो हैं वो लगे हुए होंगे। तो जहां पे भी कुछ इस तरीके के पैरेंथेसिस लगे हुए हो तो आपको समझ जाना है कि ये एक तरीके का फंक्शन है। अभी हम जितने भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो सारे प्री डिफाइंड है, पहले से हमें प्रोवाइड करवा दिए गए। खुद के फंक्शंस अगर हमें क्रिएट करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं, जो आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है हमारा प्रोग्राम अब स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बनवाया था वो फ्लो चार्ट था एक सिंपल मैसेज को डिस्प्ले करने का। हेलो एवरीबॉडी, एक मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाने के लिए दिया। तो हमने वहां पे किया क्या था, सबसे पहले हमने स्टार्ट का सिंबल बनाया था, फिर मैसेज को डिस्प्ले करवाया था पैरेललोग्राम की हेल्प से, और फिर प्रोसेस को एंड कर दिया था या फिर स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ पे हम शेप्स थोड़ी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे उसके लिए कुछ अलग तरीका होगा। तो प्रोग्राम को स्टार्ट और स्टॉप करने का या एंड करने का जो यहाँ पे प्रोसेस होता है दैट इज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यानी कि इस टाइप के जो ब्रेसेस होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस कहलाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस को लिखा है यानी कि ओपनिंग कर्ली ब्रेस को लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया है और एंटर के बाद मैंने यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस का क्लोजिंग वाला ब्रेस मेंशन किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एंड हो गया है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस मेन को ढूंढेगा, इस मेन के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इसे इंस्ट्रक्शन कंसिडर करेगा। तो ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग कर्ली ब्रेस प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट है। तो जो स्टार्ट और स्टॉप हम लोग मेंशन करते थे वो स्टार्ट और स्टॉप ये कर्ली ब्रेसेस ही है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक बात रह गई है और वो है हमारे मैसेज प्रिंट करवाने की। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को लिखने के बाद हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आना है और फिर एक टैब प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे जब हम कभी भी प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं तो प्रोग्राम्स पूरा प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में बना हुआ होता है, बिल्कुल मेसी या एक हॉटस्पॉट टाइप की चीजें नहीं होती है। ठीक है, बहुत प्रॉपर प्योर स्पेसेस के साथ हमें प्रोग्राम को क्रिएट करना है। तो जब भी हम कर्ली ब्रेसेस को काम में लेते हैं तो कर्ली ब्रेसेस के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आना है, इसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन नहीं लिखने हैं। अगर आप लिखते हो तो एरर नहीं आती है, लेकिन प्रोग्राम को लिखने का तरीका है ताकि अगर कोई और इंसान हमारा प्रोग्राम पढ़े तो उससे भी सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टैब को प्रेस करेंगे। अब हमें करवाना क्या है, हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए किसी भी तरीके के मैसेज को, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, किसी भी तरीके का आउटपुट अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो सी लाइब्रेरी हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करवाती है, दैट इज प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब ये तो फंक्शन का नाम हो गया जो हमारा stdio.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। अब अभी मैंने आप लोग को बताया कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, उसके आगे पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं। तो प्रिंटफ भी हमारा एक फंक्शन है। अब इस प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू, यानी कि जो ये हमारा आउटपुट को डिस्प्ले करवाने का फंक्शन है, इसके अंदर हमें करवाना क्या था, इसके अंदर हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना। और मैसेज को डिस्प्ले करने का मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया था, मैसेजेस जो है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट्स मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया हेलो एवरीबॉडी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमें डबल कोट्स को क्लोज कर देना। यही तरीका होता है मैसेजेस को लिखने का। तो हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, प्रिंटफ हमारा आउटपुट फंक्शन भी काम में ले लिया। अब यहाँ पे एक और चीज जो सी का रूल होता है, और वो रूल ये है कि हम सी के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस को मेंशन करते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस सेमीकोलन से टर्मिनेट होने चाहिए। अगर आप हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन मेंशन नहीं करोगे तो फिर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी, क्योंकि जो ये हमारा पाइथन का कंपाइलर होता है वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, कब दूसरा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन और हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन मेंशन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम को स्टार्ट भी कर दिया, मैसेज भी प्रिंट करवा दिया और प्रोग्राम को एंड भी कर दिया। ये है हमारा सोर्स कोड। अब यहाँ पे हमने इनिशियली फाइल को सेव कर लिया था, लेकिन उस टाइम पे उसके अंदर कुछ भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था। अब हमने कुछ स्टेटमेंट्स इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखते जाते हो वैसे वैसे आपको इसको सेव भी करते जाना है। सेव करने के लिए फाइल पे जाना है और सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो बारी बारी सेव भी होती रहेगी। अब पहला पार्ट जो है प्रोग्राम का, दैट इज सोर्स कोड। किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम को डेवलप करना, वो चीज तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली, हमारा सोर्स कोड तैयार हो चुका है। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसे हमें कंप्यूटर को समझाना है कि हमें क्या काम करवाना है, एंड कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। तो क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स कोड को कंपाइलर की हेल्प से 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ये टेक्स्ट एडिटर होने के साथ साथ में कंपाइलर भी हमें प्रोवाइड करवाता है। तो कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कंपाइल मेन्यू हमारे पास में अवेलेबल है। तो या तो आप ऑल्ट सी की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से इस कंपाइल पे चले जाइए और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है कंपाइल, आप उसे क्लिक कर दीजिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की दैट इज Alt+F9 हमें प्रेस करनी है। अब यहाँ पे स्पेस जो बार होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर, उसके आसपास में दो साइड ऑल बटन प्रेजेंट होते हैं।
आपको लेफ्ट वाला जो ऑल्ट बटन है वो प्रेस करना है F9 के साथ में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में कंपाइलिंग वाला स्टेट आ चुका है। कितनी लाइंस हमने कंपाइल की है, कौन सा प्रोग्राम हमारा कंपाइल हुआ है, किसी भी तरीके की एरर इसके अंदर नहीं आई है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब सक्सेस स्टेट भी यहाँ पे इसका आ चुका है और ये कह रहा है प्रेस एनी की। तो कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज है उसमें से किसी भी एक की को प्रेस कर दो या फिर एंटर को प्रेस कर दो। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, मतलब इस प्रोग्राम की एक ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो फाइल्स है, एक तो है msg.c और एक है msg.obj। अब यहाँ पे कंपाइलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने printf एक स्पेशल वर्ड को काम में लिया है, जो क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आता है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे इस जो सोर्स कोड है, जो हमारे ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हुआ है, उस ऑब्जेक्ट कोड को हमें हमारी हेडर फाइल्स के साथ में कंबाइन करना होगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लिंकिंग करनी पड़ती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमें लिंकर भी प्रोवाइड करता है। अब टर्बो C2 जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें लिंकर की शॉर्टकट की होती है F9, लेकिन यहाँ पे लिंकर की कोई शॉर्टकट की नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कंपाइल पे जाना है और लिंक पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिंकिंग वाला प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस आ गया है। अब किसी भी की को प्रेस करेंगे तो हमारी जो exe फाइल है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल वो अब क्रिएट हो चुकी। तो अब हमारा सिर्फ एक ही पार्ट बचा है जो कि है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। हमने सोर्स कोड भी बना लिया है, हमने ऑब्जेक्ट कोड भी बना लिया है और हम लोगों ने एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बना ली। बस अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप इस रन मेन्यू पे जा सकते हो और रन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल F9 शॉर्टकट की को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ आई डोंट नो आप लोग को विजिबल हुआ या नहीं, कुछ ब्लिंकिंग टाइप का स्टेट आई थिंक यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे विजिबल हुआ है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे हमने प्रोग्राम को रन किया, मैंने आई थिंक 2 बारी या 3 बारी इस प्रोग्राम को रन किया और दोनों बारी यहाँ पे हुआ क्या, एक ब्लिंक टाइप का कुछ हुआ और बस स्क्रीन चली गई, आउटपुट तो विजिबल ही नहीं हुआ। तो अब आउटपुट को देखना कैसे है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। सोर्स कोड अवेलेबल है, सारी चीजें कंप्लीट है, फिर भी आउटपुट नहीं दिखा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें आउटपुट विंडो पे स्विच करना होगा। अब आउटपुट विंडो पे स्विच करने के लिए भी हमारे पास में शॉर्टकट की अवेलेबल है, दैट इज Alt+F5। तो जैसे ही यहाँ पे मैं Alt+F5 प्रेस करूंगी तो देखिए यहाँ पे 3 बार हेलो एवरीबॉडी मैसेज आ रहा है। 3 बारी मैंने प्रोग्राम को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट किया था, तो 3 बारी हमारे स्क्रीन पर ये जो मैसेज है वो प्रिंट हो चुका है। अब ये कहलाती है हमारी आउटपुट विंडो। यूजुअली जब टर्बो C2 पे हम लोग काम करते हैं तो ये ब्लू कलर का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, डॉस बॉक्स एंड एवरीथिंग, ये सारी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, कंप्लीट ब्लैक स्क्रीन वहां पे आती है। लेकिन टर्बो C++ में होता है कि यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद हमारा आउटपुट को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको 3 बारी आई थिंक मैसेज विजिबल हो रहा होगा। अब यहाँ पे अब मुझे वापस से अगर मेरे सोर्स कोड पे जाना है, वापस से एडिटर पे जाना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली एंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे हमारी वही पुरानी ओरिजिनल स्क्रीन पे। अब फिर से मान लीजिए हमें एक और बारी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। कंपाइल्ड है ऑलरेडी प्रोग्राम को हमने लिंक भी कर रखा है, सिर्फ एक और बारी एग्जीक्यूट ही तो करना है। तो फिर से कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे एक ब्लिंक टाइप का कुछ हुआ। अब आउटपुट आया कि नहीं आया, 4th टाइम आउटपुट आया या नहीं आया चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से Alt+F5 की प्रेस करेंगे और आउटपुट विंडो पे जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 4th टाइम हेलो एवरीबॉडी जो है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। अब फिर से सोर्स कोड पे जाना है, तो फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे और आ जाएंगे हमारे प्रोग्राम पे जहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिखा हुआ। So that was the very first program in C language of displaying a simple message. इनपुट कैसे लेते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? ना,
दैट वाज आवर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप सबको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को समझाने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, दैट वाज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, लेंथ, ब्रेथ और एरिया के लिए। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे इनपुट लिया था यूजर से, उसके बाद कैलकुलेशंस करवाई थी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट कैसे लिया जाता है, उससे पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे जब भी हम नंबर्स को काम में लेते हैं, यहाँ पे जब भी हम नंबर्स को काम में लेते हैं, चाहे वो सिंपल नंबर्स हो या हमने कोई ऐसा नंबर काम में ले रखा है जो डेसिमल को कंटेन करता है, ठीक है, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू को